आज हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में या ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है? ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक्सपोज्ड रिएक्शन ए गोज़ टू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट्स बना रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या कंडीशंस होती हैं, क्या एग्जांपल्स हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन नॉट this is velocity constant for zero order reaction and concentration of A raised to the power 0। तो ये हमारे पास आ गया रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर आ रही है 0, इट्स मीन ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 0 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन will be equal to velocity constant in case of ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। या हम और जनरली जो है वो इस तरह से हम इस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की का जो रेट एक्सप्रेशन है उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं dx चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इट इज़ इक्वल टू के नॉट। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इसको हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज डी टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको हम ले आए राइट हैंड साइड पर तो डी टी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है और ये बता रही है वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो बहुत सारे स्टेप्स में स्मॉल चेंजेस आ रही हैं, तो ओवरऑल जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेंगे। ओके, ये हमने इक्वेशन के बोथ साइड पे इंटीग्रेशन ले लिया। के नॉट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर है बिकॉज के नॉट इज़ कांस्टेंट। डी एक्स और डी टी जो है ये हमारे पास हैं वेरिएबल्स हैं। अब ये जो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये हमारे पास इक्वल आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा हमारे पास it will be equal to x। integration of dx is always equal to x और equal to के बाद यहाँ पे integration of dt है, तो integration of dt would be equal to t। cannot इसी तरह से लिखेंगे, integration of dt would be equal to जिस तरह integration of dx x के इक्वल होता है इस तरह integration of dt t के इक्वल होगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन z, या इसको बाज़ औक़ात c से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, x जो है ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को ये शो कर रहा है, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को ये शो कर रहा है। अच्छा, अब हम z की वैल्यू इस इक्वेशन में z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कंडीशन लेते हैं कि जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट भी 0 थे, और ये वैल्यू हम टाइम की और प्रोडक्ट की पुट करेंगे इस ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो क्या है, x हमारे पास क्या आ गया? x हमारे पास 0 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के नॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड टाइम इज़ आल्सो 0 प्लस z। सो ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस z। सो वैल्यू ऑफ z हमारे पास आता है 0 और z की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो जाएगी x इज़ इक्वल टू के नॉट टी प्लस 0। x इज़ इक्वल टू के नॉट टी, और इसको हम इसमें से के नॉट की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा के नॉट इज़ इक्वल टू
x/t। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट इक्वेशन है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा, अगर हम ग्राफ ड्रा करें x मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वर्सेस टाइम, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो शो कर रही है कि x और t के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की का रेट एक्सप्रेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये, y इज़ इक्वल टू mx। तो y एक्सिस पे लिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, x एक्सिस पे लिया हुआ है टाइम, और जो हमारे पास ये k है, k क्या है, k नॉट इज़ इक्वल टू स्लोप। सो इस ग्राफ का इंटरसेप्ट ज़ीरो है क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। सो स्लोप जो है वो इक्वल होगा k नॉट की वैल्यू से। इस ग्राफ की स्लोप से हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ है। ये जो रिएक्शन शुरू में हमने लिया था, A इज़ द रिएक्टेंट एंड P इज़ द प्रोडक्ट। अगर हम ग्राफ ड्रा करें रेट वर्सेस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो A की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन ऑब्टेन होगी जो ये शो कर रही है कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट ही रहता है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डायमेंशन और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k के यूनिट्स क्या होंगे? जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k के यूनिट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो हम ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये इक्वेशन है हमारे पास, रेट एक्सप्रेशन है k नॉट इज इक्वल टू x/t। इसमें x क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है एंड t इज़ द टाइम इन सेकेंड। मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट आ गए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम का यूनिट आ गया सेकेंड। तो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की सूरत में k के यूनिट बनते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन जो ऊपर हमने लिखी है उसी की दूसरी फॉर्म है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट एक्सप्रेशन है हमारे पास। ये एक्सप्रेशन शो k इज़ कांस्टेंट, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे जैसे कि पहले भी हमने किया था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी जो शो कर रही है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। और हाफ लाइफ को हम डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। किसी भी रिएक्टेंट को हाफ उसकी ओरिजिनल वैल्यू के हाफ तक रिड्यूस होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है, वो उस टाइम को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। जैसे जैसे स्टार्ट में रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं, और वो टाइम जिस पर रिएक्टेंट्स अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाते हैं उस टाइम को कहते हैं कि ये उस रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम है, और ये डिपेंड करता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी।
हाफ लाइफ को हम एक्सप्रेस करते हैं T1/2 और T0.5 इसके लिए, इसको शो करने के लिए। और सपोज़ करें कि हमारे पास रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी A। तो जब T1/2 गुज़र जाएगा, यानी उसका हाफ लाइफ टाइम गुज़र जाएगा, तो ये जो A है इसकी कंसंट्रेशन हाफ रह जाएगी। जो कंसंट्रेशन होगी वो हो जाएगी 1/2 A, या हम इसको लिख सकते हैं 0.5 A। ओरिजिनल कंसंट्रेशन के जो कंसंट्रेशन रह जाएगी वो हाफ रह जाएगी। और फिर उसके जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे उस लिहाज से उतना ही प्रोडक्ट 1/2 रिएक्टेंट कंज्यूम 1/2 A रिएक्टेंट कंज्यूम हुए, तो उस लिहाज से उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो X जितना प्रोडक्ट बन रहा है वो इक्वल है 1/2 A जब टाइम गुजरा होता है हाफ लाइफ के इक्वल। अच्छा, X की वैल्यू आ गई हमारे पास, X की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 A या 1/2 A, और हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है X इज़ इक्वल टू K0T। यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास वो है T1/2। K0 की वैल्यू वही है, और X किसके इक्वल आ रहा है, X इज़ इक्वल टू 0.5 A। ओके, K जो है इसमें K0 इज़ कांस्टेंट, तो इसका मतलब है हाफ लाइफ टाइम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 0.5 जो है ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है हाफ लाइफ टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब एग्जांपल्स, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बहुत कम एग्जांपल्स हैं, रेयर एग्जांपल्स हैं, और ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। अमोनिया in the presence of a catalyst, this tungsten is catalyst. In the presence of catalyst, it is converted into nitrogen and hydrogen. इस रिएक्शन का जो रेट है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। वो असल में कैटलिस्ट वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस ऑफ कैटलिस्ट है। सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पर बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं, और इन एक्टिव साइट्स पर जो अमोनिया गैस है या कोई भी रिएक्टेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। और अमोनिया जब यहाँ पे एडजॉर्ब होता है तो इस एडजॉर्ब स्टेट में वो रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट्स बनाता है। तो जैसे ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट यहाँ से डी एब्जॉर्ब होके यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो बेशक अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, बट एक्टिव साइट्स तो उतनी ही अवेलेबल हैं, सो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स पर। कैटलिस्ट पर जो एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पे अमोनिया एडजॉर्ब होगा, उन एक्टिव साइट्स पर अगर हम अमोनिया बढ़ा देंगे वो अमोनिया यहाँ पर एडजॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव साइट्स ऑलरेडी फिल्ड होंगी, और रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट ही रहेगा। वो अमोनिया डिकम्पोज होके प्रोडक्ट्स बनाएगा तो नया अमोनिया जो है यहाँ पर तब एडजॉर्ब होगा। और यही केस है हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड विच इज़ कैटलिस्ट। हाइड्रोजन एंड आयोडीन बनाता है डिकम्पोज होके। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जितने भी रिएक्शंस हैं जिनको एंजाइम कैटालाइज करते हैं, तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो हैं वो भी होते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन।